बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, उसका पार्ट जो है वो 5 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 5 इसमें भी ग्राफ है। आप बुक में देख लें तो आगे आपको एक और ग्राफ नज़र आ रहा होगा, उसको ज़रा समझ लीजिए। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर देखें, आपको पिछला पार्ट नज़र आ जाएगा। और अगला पार्ट आपको इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर मिल जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही बिल्कुल सेटअप मैंने बनाया हुआ है, ठीक है भाई। लेकिन वही कहता हूँ कि प्लेलिस्ट में जब तक नहीं जाएंगे मसला हल आपका नहीं होगा। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक कीजिए, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। पिछली सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अब तक की सारी वीडियोस। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री न्यू बुक ऑलरेडी कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स जो हैं वो बना के अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी, 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट। प्लस उसमें एक ग्रैंड टेस्ट भी मौजूद है लगभग 2 घंटे का, जिसमें सारे नोमेनक्लेचर्स मैंने एक जगह समराइज़ किए हैं। वो टेस्ट है, उसको बार बार अटैम्प्ट करें ताकि नोमेनक्लेचर्स के ऊपर आपकी ग्रिप हो जाए। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक में बना के अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है ग्राफ ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ग्राफ ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ग्राफ ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, कॉमा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कॉमा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब ये एक ऐसा ग्राफ है, सबसे पहले पिछली वीडियो और इस वीडियो के अंदर, अच्छा इसमें अगला एक और टॉपिक भी है, अगर तो वक्त मेरे पास हुआ तो मैं इसको भी साथ ही बना दूंगा। और ये टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि वो भी इसी में बना दूँ अगर टाइम मिल गया तो ये 2 टॉपिक। बहरहाल ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास, ये भी ग्राफ है। अगर आपने पिछले वाला ग्राफ देखा हो तो उसमें 4 किस्म के मुख्तलिफ सॉलिड्स थे, यही बात है ना, 4 किस्म के मुख्तलिफ सॉलिड्स से जिनको हमने 4 डिफरेंट कलर्स से, 4 डिफरेंट ग्राफ से रिप्रेजेंट किया था। ग्रीन कलर से, रेड कलर से, पर्पल कलर से, ब्लू कलर से, याद है ना पिछला पार्ट जो आपने देखा हो। इसके अंदर 4 डिफरेंट सॉलिड्स नहीं है, बल्कि सॉलिड तो एक ही है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ हालतों को डिस्कस किया गया है। एक ही सॉलिड है, ठीक है, उसकी मुख्तलिफ हालतों को डिस्कस किया गया है। जैसे कि यहाँ मैं बना देता हूँ आपके सामने, ये सॉलिड है, ठीक है। ये पेज नंबर 137 पे आप देखें तो ये इस तरह से हमारे पास एक सॉलिड की टाइप थी, अगर आपको याद हो, विस्को इलास्टिक, विस्को इलास्टिक, विस्को इलास्टिक। तो ये विस्को इलास्टिक किसी हद तक आपको इस ग्राफ में नज़र आ जाएगा। मतलब एक ही सॉलिड है, इसकी मुख्तलिफ हालतें। अब ज़रा 2 वर्ड्स आप देख लीजिए, पहले इनको ज़रा समझ लीजिएगा। इलास्टिक और प्लास्टिक किस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है? एक हमारे पास होता है इलास्टिक, दूसरा है हमारे पास प्लास्टिक। इसमें भी आप स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, ऐसी बात है। आप फोर्स लगाते हैं और बॉडी के अंदर डी शेपिंग शुरू हो जाती है। उस बॉडी के अंदर उसकी बॉडी की शेप साइज़ के अंदर चेंज आना
शुरू हो जाता है। ये फोर्स लगाने पर, ये स्ट्रेस लगाने पर, स्ट्रेस लगाने पर स्ट्रेन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। आप स्ट्रेस लगाते रहते हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता रहता है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेस हटाते हैं, फ़ौरन वो बॉडी दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाती है। मिसाल के तौर पर इलास्टिक बैंड है, ये इलास्टिक बैंड है, यानी कि वो रबर बैंड जिसको हम कहते हैं। आपने इसको पकड़ के यहाँ से खींचा, ये यहाँ तक चला गया, मतलब आपने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया तो इसके अंदर इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद आपने जब यहाँ से इसको छोड़ा, आपने स्ट्रेस रिमूव किया, तो क्या हुआ, ये जितना स्ट्रेन इसके अंदर डेवलप हुआ था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना स्ट्रेन डेवलप हुआ था, वो सब का सब वापस आ जाएगा और दोबारा ये रबर बैंड जो है इस पोजीशन में आ जाएगा। ऐसा ही है डेली लाइफ में, हम इसको नोटिस करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ इलास्टिक या जो रबर बैंड है, जो इलास्टिक बैंड है या जो रबर बैंड है, सिर्फ उसके अंदर ही नहीं होती, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसको इलास्टिसिटी कहते हैं कि फोर्स जब आप हटा रहे हैं, स्ट्रेस जब आप हटा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन में जा रहा है। मतलब जितना उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ था, वो सब का सब ख़त्म हो जाएगा और ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी पोजीशन में चला जाएगा या किसी हद तक अपनी पुरानी पोजीशन में चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं कि आपने स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, और जब आपने स्ट्रेस हटाया तो दोबारा बॉडी पुरानी पोजीशन में आ गई। जितना स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस हुआ था, या तो वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया या थोड़ा बहुत बच गया। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आप स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, आप स्ट्रेस को रिलीज़ कर देते हैं, स्ट्रेस हटा देते हैं, तो स्ट्रेन पूरा का पूरा रिकवर नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ रह जाता है। जैसे कि इस सिचुएशन के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया तो इसमें स्ट्रेन इतना प्रोड्यूस हो गया, आपने स्ट्रेस यहाँ से हटाया तो ये दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन में तो नहीं आया, लेकिन ये एक नई पोजीशन इसमें, मतलब थोड़ा बहुत इसने स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस कर लिया अपने अंदर स्ट्रेस रिमूव करने में। तो बहरहाल दोनों सिचुएशंस के अंदर ये इलास्टिसिटी ही है, या तो कंप्लीटली अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाए, मतलब जितना उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ था सब का सब स्ट्रेन ख़त्म हो जाए स्ट्रेस रिमूव करने पर, या भले थोड़ा बहुत जो है वो स्ट्रेन बाकी बच भी जाए स्ट्रेस रिमूव करने पर। समझ में आ रही है बात? तो कोई सी भी सिचुएशन हो इसके अंदर, इसमें एक चीज़ मौजूद है, वो क्या है, वो इलास्टिसिटी है। वो इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी के हवाले से ही हुक्स लॉ बात करता है, रॉबर्ट हुक बात करता है इलास्टिसिटी के हवाले से। अब चलते हैं प्लास्टिसिटी की तरफ। प्लास्टिक, इसमें जब आप स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे, आप स्ट्रेस लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, ये प्लास्टिक, आप फ़ौरन वो प्लास्टिक अपने जहन में मत लाइएगा मेहरबानी करके, ठीक है, जो हमारी आम जिंदगी में प्लास्टिक होता है ना, उसकी बात नहीं कर रहा। वो भी इसमें खैर शामिल है, लेकिन अभी उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे वो भी इसी में आ जाता है, लेकिन अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे। यानी कि सिर्फ वही प्लास्टिक नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वही प्लास्टिक नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं, बहुत सारी, ये दुनिया है पूरी प्लास्टिक की एक। तो बहरहाल प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक ये क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है वो परमानेंट होता है, परमानेंट, नो इलास्टिसिटी, परमानेंट, नो इलास्टिसिटी। उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है। इलास्टिसिटी नहीं है तो फिर यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर हुक्स लॉ कोई अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर जो है हुक्स लॉ कोई अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पर हुक्स लॉ कोई अप्लाई, क्योंकि हुक्स लॉ, ये बात नोट कर लीजिए कि वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है भाई। अब ये जो हम इसके अंदर देख रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ पोजीशंस हम एक ही ऑब्जेक्ट की देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो
स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ 0 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर इसको 10 कर देते हैं, 10 20 30 40 50 60 70, ये स्ट्रेन हो गया। और ये क्या हमारे पास हो गया, ये वर्टिकल जो है ये हमारे पास स्ट्रेस है, ये हमारे पास स्ट्रेस है। ठीक है भाई। अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया जिसको ए पॉइंट कहते हैं हम, ये हमारे पास ए, ये प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर मैं नाम लिखूँगा, जगह थोड़ी कम है तो मैं इन पॉइंट्स के बाकायदा नाम है। ये जो पॉइंट ए है इसका भी एक नाम है, ये पॉइंट बी है इसका भी एक नाम है, और ये पॉइंट सी है इसका भी एक नाम है, और ये पॉइंट डी है इसका भी एक नाम है, और ये पॉइंट ई है इसका भी एक नाम है। ठीक है भाई। तो ये एक ही ऑब्जेक्ट की मुख्तलिफ हालतें ये ग्राफ आपको शो कर रहा है। ठीक है, ग्राफ ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब देखें, 3 बातें बुनियादी तौर पर ये आपको बता रहा है। 2 बातें तो यहाँ पर ये, एक तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, दूसरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई। अब देखें, अब आपको समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या है। यानी कि ऐसा ग्राफ जो कि आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी दिखा रहा है, जिसमें इलास्टिसिटी है, जिसमें हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है, जिसमें स्ट्रेस अप्लाई करने पर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, और जैसे ही आप स्ट्रेस रिमूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोबारा बॉडी अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ रही है। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी है, जिसमें आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन परमानेंट हो रहा है। ठीक है, दोबारा बॉडी अपनी पुरानी पोजीशन पर नहीं आ रही। और पहली चीज़ जो यहाँ पर बता रहा है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट वर्ड का क्या मतलब होता है, हद आखिर जिसको हम कहते हैं, इन द लास्ट, यानी कि एट द एंड, जिसको हम अल्टीमेट का मतलब होता है एट द एंड, इन द लास्ट, मतलब आखिरी हद जो है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस ऐसा है जो आखिरी हद पर है अपनी, इससे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो कहानी ख़त्म हो जाती है, फिर स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट ही टूट जाएगा। तो ये स्ट्रेस कौन सा है हमारे पास, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, जिस पर कहानी ख़त्म हो जाएगी। आपने ज़रा सा भी स्ट्रेस बढ़ाने की कोशिश की तो स्ट्रेस बढ़ाने से वो ऑब्जेक्ट ही टूट जाएगा। यहाँ पर इसको फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं, इसको एंड पॉइंट भी कहते हैं, इसके 2-3 नाम। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर इस ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। इसके 2 पार्ट हैं इस ग्राफ के, जो है ना 2 पार्ट। ये जो पॉइंट ए और बी है, 2 रीजन्स ऑफ ग्राफ। अब ज़रा नोट्स ले लेते हैं इसके, रीजन्स ऑफ ग्राफ। ये जो ग्राफ है इसके 2 रीजन्स हैं, एक इलास्टिक रीजन कहलाता है, इलास्टिक रीजन जो कि कवर करता है, कवर्स पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी को कवर करता है। ये रीजन जो है ये क्या कहलाता है, इलास्टिक रीजन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है प्लास्टिक रीजन, दूसरा हमारे पास है प्लास्टिक रीजन। ये प्लास्टिक रीजन कवर करता है कि इनको, बाकी के ये जो पॉइंट रह जाते हैं सी, डी और ई, कवर्स पॉइंट सी, डी एंड ई। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको पहले रीजन्स बता दिए ग्राफ के। लेकिन ये है क्या, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाए कि भाई ये क्या है, ग्राफ ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये है क्या? इस क्या का जवाब आपको सबसे पहले आना चाहिए, तो नोट कर लीजिए। टाइप ऑफ ग्राफ। अच्छा, ग्राफ बच्चे ये समझते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ये ग्राफ होता है। बेसिकली ग्राफ जो है वो इसको कहते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा होता है ना, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको ग्राफ कहा जाता है, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है, इसी लाइन की बात हो रही है।
तो ये क्या है, टाइप ऑफ ग्राफ विच शोज डिफरेंट स्ट्रेट्स, विच शोज डिफरेंट स्टेट्स मतलब स्ट्रेन, हालतें। टाइप ऑफ ग्राफ, ये जो ग्राफ ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये जो ग्राफ है ये क्या है, टाइप ऑफ ग्राफ की एक टाइप है विच शोज़, जो कि आपको दिखाता है क्या, डिफरेंट स्टेट्स, मुख्तलिफ हालतें, किसकी, ऑफ अ मटीरियल की मुख्तलिफ हालतें आपको दिखाता है ऑन अप्लाइड स्ट्रेस, यानी कि फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर एक ही ऑब्जेक्ट की मुख्तलिफ हालतें जो है वो ये ग्राफ आपको दिखाता है। ऐसे ग्राफ को जो है हम कहते हैं ग्राफ ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन ये स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा और स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रेस को जो है ये कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेन को जो है ये डेल्टा L से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, तो ये स्ट्रेन के आगे देखें ब्रैकेट में मैं डेल्टा L लिख सकता हूँ, और ये स्ट्रेस जो है, ये वर्टिकल लाइन जो है, स्ट्रेस जो है, इसके आगे मैं F, कैपिटल F लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, और क्या है, इंफॉर्मेशन ये रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग आ गई। अब इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलती है इस ग्राफ से, वी आर टू रीजन्स, ये जो दो रीजन्स हैं, ये जो दो रीजन्स हैं, ए से बी तक हमारे पास क्या है, इलास्टिक रीजन, और सी से ई तक हमारे पास क्या है, प्लास्टिक रीजन। तो अब हेडिंग ये है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है इन दो रीजन्स से, तो इसको बारी बारी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इलास्टिक रीजन आ जाता है, इलास्टिक रीजन जिसके अंदर दो पॉइंट है हमारे पास, इलास्टिक रीजन के अंदर हमारे पास जो पॉइंट ए है, इलास्टिक रीजन में जो हमारे पास पॉइंट ए है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, मैंने आपको बताया था हर पॉइंट का एक नाम है। तो ये जो पॉइंट ए है इसका नाम है हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट, ये हेडिंग डाल लें और इसका पॉइंट नोट कर लें, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो इलास्टिक रीजन जो है वो आपको क्या बता रहा है, इसमें जो पॉइंट ए है जिसका नाम क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, क्या है ये, पार्ट ऑफ ग्राफ। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, पार्ट ऑफ ग्राफ, ये ग्राफ का पार्ट है ना भाई, देखें ये यहाँ से ज़ीरो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये पार्ट है ना ग्राफ का। ग्राफ तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट है ग्राफ का, और इसका क्या नाम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्ट है ग्राफ का, इसका नाम क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, जो पॉइंट ए पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ ग्राफ शोज़, क्या बता रहा है आपको, शोज़ क्या दिखा रहा है, इलोंगेशन, लंबाई दिखा रहा है, इलोंगेशन ऑन अप्लाइड फोर्स, बस इतनी बात है कि ये आपको ये बता रहा है, इलोंगेशन ऑन अप्लाइड फोर्स आपको ये दिखा रहा है कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं उस पर कितनी इलोंगेशन, कितना लंबा हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। और ये किस रीजन में आता है, ये इलास्टिक रीजन में आता है, ये मत भूलिएगा।
ग्राफ पेपर ग्राफ को छोड़ देते हैं, बाकी हम इसको मिटाएं ताकि अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले आए। ठीक है भाई, और क्या इन्फॉर्मेशन निकली, यहाँ से ही कंटिन्यू है, यहाँ से कंटिन्यू है। ठीक है, कर्व जो है ये क्या है, ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कर्व है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। ऐसा नहीं हो रहा कि आप स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं और स्ट्रेन थोड़ा सा प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर आप थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। मतलब जितना आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बराबरी वाला मामला है। तो इस किस्म का मामला हो तो हम उसको कहते हैं लीनियर, कि जितना आपने स्ट्रेस अप्लाई किया उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। ये नहीं हुआ कि थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई किया बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, या बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस अप्लाई किया थोड़ा सा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप है नॉन लीनियर। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये लीनियर है। कैसे पता चला हमें, कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है, कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन। ओबेज हुक्स लॉ, ओबेज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, यहाँ पर हुक्स लॉ बिल्कुल जो है वो अप्लाई होता है, ओबेज हुक्स लॉ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है। पहले ही बता दिया मैंने, पॉइंट ए और पॉइंट बी तक का ग्राफ जो है ये इलास्टिक रीजन में आता है, इलास्टिक रीजन में। ठीक है भाई, अब ये पॉइंट बी जो है हमारे पास, पॉइंट बी ये क्या है हमारे पास, इलास्टिक लिमिट, या फिर इसको यील्ड पॉइंट भी कहते हैं, बल्कि यील्ड पॉइंट मैं कह देता हूँ, यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। तो ये पॉइंट बी जो है इसका नाम मैंने लिख दिया है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट आपको क्या बता रहा है, वॉट क्या है ये। अब ये वॉट लिखने की ज़रूरत नहीं, अब डायरेक्ट शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ सेम ग्राफ, पार्ट ऑफ सेम ग्राफ, पार्ट ऑफ सेम ग्राफ, ये उसी ग्राफ का पार्ट है, पार्ट ऑफ सेम ग्राफ विच रिप्रेजेंट, विच रिप्रेजेंट, विच रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विच रिप्रेजेंट इलास्टिसिटी, विच रिप्रेजेंट इलास्टिसिटी, बट नॉट लीनियर, बट नॉट लीनियर। ये फ़र्क है इसके अंदर कि ये जो पॉइंट ए से बी तक का रीजन है ये इलास्टिसिटी तो शो कर रहा है, इलास्टिक रीजन में तो आ रहा है ये, लेकिन ये लीनियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जो है वो स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ रहा है और बहुत थोड़ा स्ट्रेन मिल रहा है आपको। तो स्ट्रेस से स्ट्रेन प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन नॉट लीनियर, लीनियर नहीं है। ठीक है, पार्ट ऑफ सेम ग्राफ विच रिप्रेजेंट इलास्टिसिटी बट नॉट लीनियर, लेकिन लीनियर नहीं है। रिटर्न टू ओरिजिनल पॉइंट, ये भी ओरिजिनल पॉइंट पर आपके अपने रिटर्न तो होगा, यहाँ से रिटर्न टू ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है, दोबारा अगर यहाँ से आप पॉइंट बी से अगर फोर्स आप रिमूव कर देंगे तो दोबारा ये पॉइंट बी से यहाँ से दोबारा जहाँ से चला था वहीं पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास इलास्टिक रीजन जो है वो डिस्कस हो गया। यहाँ पर अब मैं इसको मार्क आउट कर देता हूँ, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का जो रीजन है ये पूरा का पूरा, जिसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी आ रहा है, ये इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन। और यहाँ से यहाँ तक का जो है सारा का सारा यहाँ तक का है। ठीक है, ये रीजन जो है सारा का सारा सी डी ई ये हमारे पास प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन। ठीक हो गया भाई। अब इलास्टिक रीजन को हमने डिस्कस कर लिया, अब प्लास्टिक रीजन को डिस्कस कर लेते हैं। प्लास्टिक रीजन, अब दूसरा रीजन डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड रीजन प्लास्टिक
रीजन में। इसमें कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं? पॉइंट ए और पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। ठीक है भाई, इसको ओवरऑल डिस्कस करेंगे। कवर्स पॉइंट सी, डी एंड ई, ये 3 पॉइंट्स को कवर करेगा। है क्या ये? मैंने कहा है कि हम तीनों पॉइंट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। अब सी डी ई को एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट्स मैंने एक साथ ही बनाए हैं इसके। व्हाट, ये क्या है भाई? व्हाट? पार्ट ऑफ द सेम ग्राफ, पार्ट ऑफ द सेम ग्राफ। ये उसी ग्राफ का पार्ट है जो यहाँ से यहाँ तक चला था, वही ये आगे जा रहा है। डज नॉट रीगेन ओरिजिनल स्टेट ऑन रिमूविंग स्ट्रेस। स्ट्रेस रिमूव करने पर डज नॉट रीगेन, पुरानी हालत अचीव नहीं होगी इसके अंदर। जहाँ से आपने स्ट्रेस रिमूव किया वहीं पर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, टिक जाएगा, वहाँ पर बैक नहीं होगा। ठीक है, परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल इसके अंदर हमारे पास कौन सी है? एग्जाम्पल इसके अंदर हमारे पास है बेंट पेपर क्लिप। ये पेपर क्लिप कौन सा होता है? पेपर उड़ते हैं ना, तो उनको उड़ने से बचाने के लिए एक क्लिप आता है इस तरह का, आपने देखा हो, इसको यू क्लिप भी कहते हैं। इसको अगर आप बेंट कर दें तो इसकी शक्ल भी दिखाई गई है कुछ इस तरह की। ठीक है, ये मिसाल है हमारे पास बेंट पेपर क्लिप की। बेंट पेपर क्लिप। अब यहाँ पर ज़रा इन पॉइंट्स को समझ लीजिए। हमारे पास पॉइंट सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट सी जो है वो लोअर यील्ड, पॉइंट सी लोअर यील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और पॉइंट डी जो है हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस, और पॉइंट ई जो है हमारे पास, ये फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है। फ्रैक्चर पॉइंट से समझ जाइए, ये वो पॉइंट जहाँ पर अब मज़ीद आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, टूट जाएगा ऑब्जेक्ट, टूट जाएगा, अब गुंजाइश नहीं है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स के मैंने नाम लिख दिए। अब ज़रा ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम फोर्स। ये क्या है? मैक्सिमम फोर्स, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड विदाउट ब्रेकिंग मटेरियल। मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड विदाउट ब्रेकिंग मटेरियल, ये वो फोर्स की आखिरी हद है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो कौन सी है? ये जो आपका डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट का नाम मैंने आपको लिख दिया है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आपको अल्टीमेट मैक्सिमम फोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फोर्स नहीं होगी, उसके बाद तो आपको ऑब्जेक्ट टूटता हुआ नज़र आएगा डी पॉइंट से ई पॉइंट तक। ये हद आखिर है डी पॉइंट, बस यहाँ तक। उसके बाद जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो किस में जाएगी? वो स्ट्रेन प्रोड्यूस करने में नहीं जाएगी, बल्कि वो ऑब्जेक्ट को तोड़ने में सर्फ होगी। तो यहाँ से डी से लेके ई तक जो फोर्स अब लग रही है, जो स्ट्रेस लग रहा है, वो ऑब्जेक्ट को तोड़ने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ताल्लुक जो हम देखते हैं वो
यहाँ तक देखते हैं, बस इस जगह तक, यहाँ तक। और ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारे पास कहलाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड विदाउट ब्रेकिंग मटेरियल। तो ये वो हद आखिरी, यहाँ तक आपका मटेरियल ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, हद आखिर है, ठीक है भाई। तो ये डी पॉइंट क्या है हमारे पास, डी पॉइंट पहले ही मैंने बताया था, दोबारा इसको यहाँ पर अब लिख देता हूँ। ये हमारे पास है ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट, यानी कि स्ट्रेस जो कि स्ट्रेस जो कि हम जिसको हम बात करते हैं, ऐसी फोर्स जो कि स्ट्रेन प्रोड्यूस करती है या स्ट्रेन प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। देखिए आप ये बात जहन में रखिएगा, आप स्ट्रेस लगाते हैं ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या स्ट्रेन प्रोड्यूस करने की वो कोशिश करता है, तब तो स्ट्रेस वाला मामला बिल्कुल सही है। दोनों चीज़ें सुन लीजिए आप स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है या स्ट्रेन प्रोड्यूस होने की कोशिश करता है, तब तो आपका ये जो अप्लाइड फोर्स है ये बिल्कुल स्ट्रेस कहलाएगी, ठीक है। और वो काम यहाँ तक हो रहा है, डी पॉइंट तक। उसके बाद जो अगले वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर आप जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो फिर वो फोर्स तो कहलाएगी, वो फोर्स है, वो स्ट्रेस नहीं है। समझ में आ रही है बात? लॉजिकली अगर टेक्निकली इसको समझे ना, वो फिर स्ट्रेस नहीं होगा, वो क्योंकि काम क्या कर रहा है, वो आपके वो स्ट्रेस जो आप अप्लाई कर रहे हैं ना, वो इसको ब्रेक करने का काम कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है अब ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेस आ रहा है वो असल में इस ऑब्जेक्ट को अब ब्रेक कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये डी पॉइंट भी हो गया और ई पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। आखिरी पॉइंट क्या है, ई पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। ये रहा, ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, ठीक है भाई। ये भी हो गया। इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का सोचा था कि करवा दूंगा, लेकिन अब थोड़ा टाइम कम रह गया, इसलिए काफ़ी है इतना ही यहाँ तक। अगली वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।